हेलो एवरीवन। गेम चेंजर आईएएस आईपीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दिस इज शिवांगी इन फ्रंट ऑफ व्यू एंड हम लोग अपने करंट अफेयर की जो सीरीज है उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे एग्जाम से रिलेवेंट है, उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा है जल जीवन मिशन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि ये जल जीवन मिशन है क्या और ये न्यूज़ में अभी क्यों रहा है। वैसे तो एवरी ईयर ये न्यूज़ में रहता है क्योंकि 2024 तक इसका टारगेट है कि हमें रूरल हाउस होल्ड या फिर जितने भी हमारे इंडिया में हर एक लेवल तक हमें टैप वाटर सप्लाई को पहुंचाना है, ठीक है ना। तो ये 2024 तक के मिशन लिया गया है। सो अब हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ में क्या है, करंट में क्या इशू है। तो करंट पे ये है कि जो यूनियन टेरिटरी है ना पौडुचेरी, ये 4th स्टेट बन गई है गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड के बाद, जो कि प्रोवाइड कर रहा है एश्योर टैप वाटर सप्लाई। मतलब कि बिल्कुल एश्योर टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है जो भी उसके एरिया में रूरल हाउस होल्ड एरिया है, जल जीवन मिशन के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसमें से ये है कि पुडुचेरी 4 बन गया है और उसके अलावा जो हर एक लेवल पे पहुंचाने वाले स्टेट है वो कौन से, गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जल जीवन मिशन है क्या। तो देखो, जो जल जीवन मिशन है ना, अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वाटर से रिलेटेड होगा। अब देखो, इसका मेन मोटिव ये है कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू ना, मतलब किसके थ्रू, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू 2024 तक हर एक पर्सन को 55 लीटर वाटर सप्लाई करना है एवरी रूरल हाउस होल्ड में। तो ये बेसिकली इसका मिशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से मिनिस्ट्रीज को गवर्न करती है, फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो हमारा जो जल जीवन मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रायोरिटाइजेशन एरिया होगा, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो प्रायोरिटी उन एरिया को पहले दी जाएगी जो कि क्वालिटी अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर जो विलेज है वहाँ पे ड्रॉट बहुत रहता है, डिजर्ट एरिया हो गए। और उसके बाद जो हो गया सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो भी विलेज आते हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ये फंक्शनल टैप कनेक्शन जो है स्कूल, आंगनबाड़ी जो भी सेंटर हैं, ठीक है ना, ग्राम पंचायत बिल्डिंग, हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर और कम्युनिटी बिल्डिंग, ये उनको भी पहुंचाया जाएगा। वहाँ पर भी वाटर की टैप वाटर की एक्सेस होगी। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो होगा ना, जो कि रिमूव करेगा कंटामिनेट वाटर को, ये इससे क्या होगा कि वाटर की क्वालिटी जो होता है उसको एश्योर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटामिनेट वाटर होते हैं जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी में एक इशू बन जाता है। बट उस इशू को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी इंटरवेंशन किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस स्कीम को बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो ये एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच इन द सेंस कि हर एक पर्सन को एक एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड की जाएगी और इसका एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक की कंपोनेंट है इस मिशन का। जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे लोग, अवेयर होंगे, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट होंगे, तो हमें पता चलेगा वाटर की क्वालिटी में और कहाँ कहाँ इसकी एक्सेस हुई है उसके बारे में। जल जीवन मिशन जो है ना, ये मतलब अपॉर्चुनिटी देखता है या फिर सीख करता है कि जितने भी पर्सन हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाए और एक क्या है, एक जन आंदोलन को क्रिएट कर दिया जाए वाटर के लिए, कि हर एक पर्सन को वाटर की एक्सेस हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि ये बेसिकली इसका मिशन था। अब हम लोग देखते हैं कि देखो, कोई भी मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत तो होती है, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट भी कोई भी मिशन ला रही है, कोई भी उसको इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी टारगेट लिया है, तो उसके लिए अब कौन सी बातें फंडिंग करनी की नीड होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि जल जीवन मिशन जो है ना, इसमें फंडिंग स्टेट और सेंटर के बीच में किस तरीके से होती है। तो वहाँ पर देखो ना, फंड शेयरिंग होता है सेंट्रल और स्टेट में 90:10 का रेशियो होता है हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में।
मतलब कि हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90% जो रेशियो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करेगी और 10% जो होगा ये हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट करेंगे। 50-50 का रेशियो होगा अदर स्टेट में, जैसे कि एमपी हो गए, महाराष्ट्र हो गए, बिहार हो गए, यूपी हो गए। यहाँ पे 50% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और जो भी यूनियन टेरिटरी है ना, वहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा। तो ये बेसिकली फंडिंग पैटर्न है, शेयरिंग पैटर्न है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, अब देखो कोविड-19 जो पैंडेमिक है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। हम लोगों ने कल भी आर्टिकल में देखा था कि कर्नाटका में काफ़ी कोविड जो है वो बढ़ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए यहाँ पर एक कम्युनिटी को फॉर्म किया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं डिटर कम्युनिटी। ये कहाँ पर फॉर्म हुई है? बेंगलुरु में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कम्युनिटी किससे रिलेटेड थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली न्यूज़ में क्या है और ये डिटर कम्युनिटी फॉर्म हुई है, ये कहाँ पर हुई है और इसके वर्क क्या-क्या हैं। सो सबसे पहले ये हमारा जो आर्टिकल है वो है रोल ऑफ डिटर कम्युनिटी फॉर्म इन बेंगलुरु। अब देखो क्या हुआ है, इशू क्या है कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने एक फॉर्मलाइज किया है डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायस एंड इमरजेंसी रिस्पांस कम्युनिटी को। इसका जो डिटर का फुल नेम है, ये क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायस एंड इमरजेंसी रिस्पांस कम्युनिटी। ये एक वार्ड लेवल की कम्युनिटी जो है, जो कि फॉर्म की गई है बेंगलुरु में। ये कोविड-19 जो भी पैंडेमिक हो रहा है, लोकल लेवल पे जो भी लोग हैं ये उनको मैनेज करेगी। मतलब लोकल लेवल पे कोविड पैंडेमिक जो है फैल रहा है, तो ये बेसिकली उसका काम होगा वहाँ पर मैनेज करना। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि डिटर कम्युनिटी है क्या। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि वो स्ट्रेथन करेगा गवर्नमेंट के रिस्पांस को और मैनेजमेंट को, जो भी कोरोना वायरस पैंडेमिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसका है कि ये जो टीम है ये एम्फसाइज करेगी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है लोकलाइज एक्शन में डिसेंट्रलाइज सिस्टम और डिजास्टर रिस्पांस। मतलब कि जो भी लोकल लेवल पे जो भी कोविड-19 से क्योंकि ये एक तरीके से डिजास्टर है ना, उसको जो भी रिस्पॉन्ड होगा तो ये उसको एम्फसाइज करेगी, ये कम्युनिटी बेसिकली उसको एम्फसाइज करेगी। और ये कमिटी कौन करेगा, ठीक है ना? तो ये बेसिकली ये जो कमिटी है ये ऑफिशियल और जो वार्ड कमेटी के मेंबर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है पीपल्स के, जो भी वॉलंटियर है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजास्टर सपोर्ट इनिशिएटिव, ये कमिटी बेसिकली उनके थ्रू रन करवाई जाएगी और बेसिकली यही इनको देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस कम्युनिटी का रोल एंड फंक्शन क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कम्युनिटी है बेसिकली ये क्या क्या रोल करेगी और क्या क्या इसके फंक्शन है। तो ये एक्ट करेगी फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट जो कि इन्फेक्टेड हुए हैं कोविड-19 से। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, एक 3E स्ट्रैटेजी को फॉर्म किया है वार्ड लेवल पे, जो कि माइक्रो मैनेज करेगा जो भी कोविड-19 है एक कम्प्रहेंसिव मैनर में। अब हम लोग देखते हैं कि ये 3E स्ट्रैटेजी बेसिकली है क्या। हम लोग देखते हैं 3E स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज दैट एफिशिएंट एडमिशन जो है हॉस्पिटल में करवाए जाएंगे, जो भी कम्युनिटी का एक ट्रायस सर्विस होगा। तो जो भी अगर लोग हैं वो हॉस्पिटल में नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं रीच कर पा रहे हैं, तो बेसिकली इसका ये वर्क होगा कि उनको एडमिशन करवाना है, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो सके, उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल सके। और उसके बाद जो होता है, अगर कोई पर्सन ठीक हो जाता है तो इनका ये भी काम है कि एफिशिएंट डिस्चार्ज करना भी है हॉस्पिटल में, जिससे कि एफिशिएंट जो नेक्स्ट लोग हों उनको एक एफिशिएंट बेड भी मिल सके। एम्पावर करना हॉस्पिटल्स, डॉक्टर और उनके जो मैनेजमेंट के हो एक सपोर्टिव सिस्टम के थ्रू कि हमें उनको एम्पावर भी करना है, जिससे क्या है कि जल्दी हम लोग कोविड-19 को टैकल कर सकें। तो ये बेसिकली 3E स्ट्रैटेजी थी डिटर के लिए, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने फॉर्म की है। अब हम लोग देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है।
ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इम्प्रूव करेगा जो भी सुपरविज़न है बेटर वार्ड लेवल में, जो कि कोविड-19 को गवर्न करने के लिए, कोविड-19 को कवर करने के लिए। सो बेसिकली हमारा ये आर्टिकल था डिटर के बारे में। सो आपसे ये पूछा जा सकता है ये कमिटी किससे रिलेटेड थी, कहाँ पर फॉर्म हुई थी और इसके बेसिकली क्या-क्या रोल है, उसको गवर्न कौन करता है और रन कैसे हो रही है। नेक्स्ट हम लोग हमारा जो आज का लास्ट आर्टिकल है ये है मेफ्लावर 400 फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप डेवलप बाय यूके। अभी रिसेंट में क्या है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप जो है जिसका नाम है मेफ्लावर 400, ये डेवलप की गई है यूके में। अब हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है जो कि इंग्लैंड के थ्रू डेवलप की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मेफ्लावर 400 शिप है ये बेसिकली है क्या। ये मेफ्लावर 400 जो शिप है ना ये 15 मीटर लॉन्ग है और इसका जो वेट है वो 9 टन है। शिप जो है ये नेविगेट करेगी कंप्लीट ऑटोनॉमी के साथ और उसके साथ ही ये स्टडी करेगी जो भी मैरीन पोल्यूशन है और जितना भी वाटर में प्लास्टिक है ये उसको स्टडी करेगी। मतलब मैरीन पोल्यूशन और वाटर जो भी है वाटर में जो भी प्लास्टिक है ये बेसिकली उसको स्टडी करेगी। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक सोफिस्टिकेटेड कैमरा और रेडार को भी लगाया गया है जो कि इस शिप की एज ए आई और ईयर वर्क करेगा। जैसे कि हम लोग आई से क्या करते हैं, देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, तो वैसे इसमें भी एक रेडार लगाया गया है। तो बेसिकली उसका फंक्शन वैसे होगा कि वो देख सकती है कि कोई भी मैरीन इकोसिस्टम में कोई भी मैरीन ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ठीक है ना, मैरीन इकोसिस्टम में क्या क्या पाया जा रहा है, कौन कौन सी स्पीसीज है और कितना प्लास्टिक पोल्यूशन है उस ओशन में या फिर सी में। इसका जो कैमरा है ना यहाँ पर 6 कैमरा लगाए गए हैं मेफ्लावर 400 में। ये मेफ्लावर जो है ना ये कैपेबल है कि अगर वेव आती है 6 मीटर हाई में तो ये उसको हैंडल कर सकती है, उसको हैंडल करने की ये कैपेबल है। और ये भी सिखाती है किस तरीके से, मतलब कि ये टॉट करेगी जो भी शिप नेविगेशन का जो भी शिपिंग कर रहा होगा कि किस तरीके से हमें कोलिजन को टैकल करना है, किस तरीके से कोलिजन को अवॉइड करना है। इस तरीके से ये शिप जो है खुद से ही अपने आप को करेक्ट कर सकती है बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये डेवलप कर सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ट्रेन करती है 100 आवर्स ऑफ ऑडियो डेटा। यहाँ पर मतलब कि ऑडियो डेटा भी 100 आवर्स तक रहता है। ट्रेनिंग जो है ये हेल्प करेगा शिप को जो कि डिटेक्ट करेगा जो भी प्रेजेंस है मैरीन एनिमल, ठीक है ना, जो भी वहाँ पर मैरीन एलिमेंट प्रेजेंस है उनको डिटेक्ट करने में। ये प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन जो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है वहाँ पर, जो भी एनिमल है और मैरीन इन्वायरमेंट है वहाँ पर ओशियन में। ये कैपेबल है सेल्फ एक्टिवेटिंग, जैसे कि एक हाइड्रोफोन जो कि ये एक वेल को भी ये सुन सकती है। मेफ्लावर जो है ना ये सोलर पैनल को भी ये सोलर पैनल से कवर होती है। जो भी डेटा जनरेटेड होता है इस शिप के थ्रू ये सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है। ये लॉन्च हुई है, जब ये लॉन्च हुई है मेफ्लावर ये एक पहली अनमैन्ड व्हीकल बन गई है अटलांटिक ओशियन के अक्रॉस। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पहली जो अनमैन्ड व्हीकल बनी है और कौन सी ओशियन के अक्रॉस बनी है। तो ये अटलांटिक ओशियन के अक्रॉस बनी है। अटलांटिक ओशियन से भी क्वेश्चन बन सकता है, ओके। उसके आसपास कौन से एरिया शेयर करते हैं या फिर बाउंड्रीज जो है ईस्ट वेस्ट में किस तरीके से है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो शिप है इसका बेनिफिट क्या है। तो ये हेल्प करती है कि ये ओवरकम करेगी जो भी मेजर चैलेंज है अंडर वाटर को स्टडी करने में, जो कि एक रफ सी एरियाज में स्टडी कर सकते हैं। सेलर जो है इसको एक शिक मिल जाएगी सी में और स्टॉर्म जो होता है जो कि स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे। एक्सप्लोरेशन एरिया जो होता है शिप के दौरान ये इंक्रीज किया जा सकता है 3 फोल्ड अगर ये वोयागाज जो है बिना लोगों से ये टैकल करती है या फिर टेक अवे
होती है। तो ये बेसिकली इस शिप के कुछ बेनिफिट थे। सो आई होप यू एंजॉय ऑल दीज आर्टिकल। कल से हम कोशिश करेंगे कि इससे एक क्वेश्चन भी हम लोग पुट करेंगे और आप लोग सॉल्व करके उसे मुझे बताइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन अगेन lecture. Thank you so much.